हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ वरंगल की लोकल टूरिस्ट प्लेसेस की डिटेल शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा हम लोगों ने कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस देखी थी, कौन सी जगह कब पहुंचे थे, वहां पे कितना समय बिताया और वहां से कब निकले थे। और साथ ही मैं आपको हर जगह खर्चे की डिटेल्स डिस्प्ले करता रहूँगा। और वीडियो के अंत में मैं अपना टूर प्लान और इस ट्रिप का बजट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा सफ़र। तो दोस्तों, वरंगल की टूरिस्ट प्लेसेस बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है वरंगल टाउन की लोकल टूरिस्ट प्लेसेस, जिसमें आप लोग ये सारी जगह देख सकते हैं। और दूसरी है वरंगल टाउन के बाहर की टूरिस्ट प्लेसेस। हम लोगों ने वरंगल टाउन के बाहर की टूरिस्ट प्लेसेस कल ही कवर कर ली थी, जिनकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में शेयर की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आज का हमारा प्लान वरंगल की लोकल टूरिस्ट प्लेसेस देखना था, जिसमें सबसे पहले हम लोग भद्रकाली टेम्पल देखने चले, जिसका डिस्टेंस सोसाइटी कॉलोनी से कुछ 3.5 किलोमीटर है। और ऑटो वाले ने हमें सुबह के कुछ 9:45 को भद्रकाली टेम्पल के मेन रोड पे उतार दिया था। यहाँ मेन रोड से भद्रकाली टेम्पल का डिस्टेंस कुछ 800 मीटर है और वहाँ तक हम लोग बाय वॉक ही चल दिए। इसी रास्ते पे चलते चलते राइट साइड हमें एक टेम्पल दिखा और इस मंदिर के दर्शन करते हुए हम लोग हमारे रास्ते में आगे बढ़ चले। आज संडे का दिन था, इसलिए रास्ते में क्राउड काफ़ी कम दिख रहा था। आज की सारी टूरिस्ट प्लेसेस हम लोगों ने लोकल ऑटो में कवर की थी, क्योंकि आज हमारे पास दोस्त की 2 व्हीलर अवेलेबल नहीं थी। यहाँ चलते हुए राइट साइड हमें ऊपर नरसिम्हा स्वामी टेम्पल दिखा और यहीं से आगे बढ़ के लेफ्ट साइड में एक सरस्वती मंदिर था। तो हम लोग अंदर मंदिर के दर्शन करने आ गए और अंदर से नज़ारे कुछ इस प्रकार थे। मंदिर के बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद फिर हम लोग भद्रकाली मंदिर की तरफ चल दिए और ये 800 मीटर का सफ़र तय करते हुए सुबह के कुछ 10:10 पे हम लोग भद्रकाली टेम्पल के बाहर पहुँच गए थे। बाहर रोड से अंदर मंदिर का डिस्टेंस कुछ 150 मीटर है और यहाँ सामने आप लोग मंदिर का मेन एंट्रेंस देख सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड हम लोगों ने चप्पल उतार दी थी और अंदर दर्शन करने चल दिए। दोस्तों, ये मंदिर माता भद्रकाली का है, जो नारी शक्ति और ताकत का प्रतीक है। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन 8th सेंचुरी में चालुक्य डायनेस्टी के दौरान हुआ था। चालुक्य डायनेस्टी यहाँ की काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी थी, जिसने 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक यहाँ पे राज किया था। और इस मंदिर के आर्किटेक्चर में आप लोग चालुक्य डायनेस्टी की झलक देख सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले गणेश मंदिर के दर्शन करने चल दिए और यहाँ सामने आप लोग गणेश मंदिर देख सकते हैं। दर्शन करके हम लोग मंदिर के पीछे की तरफ आ गए थे और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लेक बनी है। इस लेक का नाम भद्रकाली लेक है और इसका कंस्ट्रक्शन 12th सेंचुरी में काकतीय डायनेस्टी के दौरान हुआ था। काकतीय डायनेस्टी भी यहाँ की काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी थी, जिसने 12th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक यहाँ पे राज किया था। और यहाँ से आगे चलते ही राइट साइड भद्रकाली टेम्पल का मेन एंट्रेंस है और अंदर मंदिर के नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं। कुछ 10 मिनट लाइन में लगने के बाद हमें माता के दर्शन हो गए थे। दर्शन करने के बाद कुछ समय हम लोगों ने मंदिर में बिताया और थोड़ी देर बाद हम लोग फिर दूसरे रास्ते से बाहर की तरफ चल दिए। मंदिर के बाहर निकलते लेफ्ट साइड काफ़ी बड़ा पर्वत था और यहाँ से हम लोग मंदिर के पीछे की तरफ चल दिए और यहाँ पीछे की तरफ के नज़ारे कुछ इस प्रकार थे। यहाँ से लेफ्ट साइड आप लोग भद्रकाली लेक भी देख सकते हैं और यहाँ सामने राइट साइड एक छोटा पार्क बना हुआ था। तो फिर हम लोग अंदर पार्क देखने चल दिए। दोस्तों, यहाँ माँ भद्रकाली की प्रतिमा की आंखों में आप लोग क्रोध देख सकते हैं और इनके 8 हाथों में 8 अलग प्रकार के शस्त्र हैं। ये पार्क अंदर कुछ 500 मीटर तक फैला हुआ है और कुछ दूर तक पार्क एक्सप्लोर करके हम लोग फिर वापस बाहर की तरफ चल दिए। यहाँ बाहर आते समय लेफ्ट साइड हमें आदि शंकराचार्य की स्टैचू दिखी थी, जो अपने डिसाइपल्स के साथ बैठे थे। यहाँ मंदिर में प्रसाद लेके फिर हम लोग बाहर की तरफ चल दिए। बाहर मंदिर के मेन एंट्रेंस तक आते आते हमें सुबह के 11:25 हो गए थे और इसी लोकेशन के ठीक सामने साईं बाबा मंदिर बना है, तो हम लोग उसके दर्शन करने चल दिए। यहाँ से अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में गुरुस्थानम बना है और यहाँ से चलते हुए सामने आप लोग गुरुस्थानम देख सकते हैं। इसके अंदर साईं बाबा की एक छोटी मूर्ति रखी हुई थी और इसके दर्शन करते हुए हम लोग मेन मंदिर की तरफ चल दिए और अंदर से साईं बाबा का मंदिर कुछ इस प्रकार दिखता है। बाबा के दर्शन करके फिर हम लोग बाहर की तरफ चल दिए। यहाँ से चलकर बाहर मेन रोड तक आते आते हमें सुबह के 11:35 हो गए थे। यहाँ से हमारा आगे का प्लान 1000 पिलर टेम्पल जाना था, जिसका डिस्टेंस कुछ 2 किलोमीटर है और वहाँ तक जाने के लिए हम लोगों ने शेयरिंग ऑटो कर लिया था और कुछ 10 मिनट में ये सफ़र तय करते हुए सुबह के 11:45 तक हम लोग 1000 पिलर टेम्पल पहुँच गए थे। ये सामने आप लोग मंदिर का मेन एंट्रेंस देख सकते हैं और यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ चल दिए। यहाँ अंदर घुसते एक छोटा पार्क बना हुआ था और इसे पार करते हुए हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ चले। चप्पल हम लोगों ने यहाँ पे उतार दी थी और अंदर दर्शन करने चल दिए और यहाँ अंदर मंदिर में घुसते ही लेफ्ट साइड 3 शिवलिंग बने हुए थे। 1000 पिलर टेम्पल को रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं और इस मंदिर को काकतीय डायनेस्टी के राजा रुद्रदेवा ने 12th सेंचुरी में बनवाया था।
ऊपर से देखने पे ये मंदिर आपको स्टार शेप में दिखेगा और इस मंदिर में टोटल 3 श्राइन्स बनी हैं, जिसमें रुद्रेश्वरा, वासुदेव और सूर्यदेव विराजित हैं। और ये तीनों श्राइन मंदिर के वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट साइड बने हैं। मंदिर के साउथ की तरफ एक नंदी स्टैचू बना है और उसके ठीक पीछे कल्याण मंडपम बना है। कल्याण मंडपम यानी वो जगह जहाँ पे शादियाँ की जाती थी और मंदिर की इस बिल्डिंग को रंग मंडपम कहते हैं। यहाँ से चलते हुए हम लोग सबसे पहले कल्याण मंडपम देखने चल दिए, जो नंदी के पीछे बना था। इस मंदिर की एंट्री बंद थी क्योंकि इसके अंदर रिनोवेशन वर्क चल रहा था। और ये सामने आप लोग कल्याण मंडपम देख सकते हैं, जिसमें कुछ 300 पिलर बने हुए हैं। यहाँ से फिर हम लोग रंग मंडपम देखने चल दिए और यहाँ लेफ्ट साइड नंदी स्टैचू का भी रिनोवेशन वर्क चल रहा है। और यहाँ नंदी की स्टैचू कुछ इस प्रकार दिखती है। ये सारा टेम्पल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है। यहाँ से फिर हम लोग मेन मंदिर के दर्शन करने चल दिए। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी मना थी और यहाँ बाहर से मंदिर के नज़ारे कुछ इस प्रकार दिख रहे थे और अंदर तीनों श्राइन के दर्शन करने में हमें कुछ 10 मिनट ही लगे थे। ये मंदिर अपने यूनिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। साथ ही इस मंदिर के पिलर्स पे बने फाइन कार्विंग और स्कल्पचर्स को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में हमारे पास किस प्रकार के आर्किटेक्चर्स थे। ये मंदिर का स्ट्रक्चर इंटरलॉक्ड पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। इनके डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में आप काकतीय डायनेस्टी की झलक देख सकते हैं। और 800 साल पहले बनाया हुआ मंदिर आज भी ठीक ठाक खड़ा है। इसका श्रेय इसके डिज़ाइन को ही जाता है। ये मंदिर अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ पिलग्रिमेज सिग्निफिकेंस के लिए भी जानी जाती है। और इस शानदार मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग बाहर की तरफ चल दिए। मंदिर के बाहर आते आते हमें दोपहर के 12:25 हो गए थे और यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वारंगल फोर्ट, जिसके लिए सबसे पहले हमें अल्पाराम होटल जंक्शन जाना था, जिसका डिस्टेंस कुछ 6.3 किलोमीटर है। और वहाँ तक हम लोग शेयरिंग ऑटो में चले गए थे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर के 12:40 हो गए थे और लंच टाइम भी हो रखा था, तो हम लोगों ने इसी होटल के अंदर लंच कर लिया था। ये होटल अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा था और फुल्ली एयर कंडीशन था और यहाँ का खाना भी काफ़ी स्वादिष्ट था। लंच फिनिश करके बाहर आते आते हमें दोपहर के 1:30 हो गए थे और यहाँ से हम लोग शेयरिंग ऑटो में वारंगल फोर्ट देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 2 किलोमीटर है। और ये छोटा सफ़र तय करते हुए दोपहर के कुछ 1:45 तक हम लोग वारंगल फोर्ट पहुँच गए थे। और यहाँ अंदर घुसते ही राइट साइड इसका टिकट काउंटर था। काउंटर से टिकट लेके हम लोग अंदर फोर्ट एक्सप्लोर करने चल दिए। दोस्तों, ये जो आप फोर्ट का पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे एक ज़माने में शिवा टेम्पल हुआ करता था। वारंगल किला बेसिकली 3 कॉन्सेंट्रिक पार्ट में बनाया गया था और ये जगह इसके इनर पार्ट में थी, जो कि स्टोन से बनी थी। वारंगल टाउन, जिसे ओरुगल्लू भी कहते हैं, ये काकतीय डायनेस्टी का कैपिटल था। काकतीय डायनेस्टी यहाँ की काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी थी, जिसने 12वीं सेंचुरी से लेकर 14वीं सेंचुरी तक यहाँ पे राज किया था। इनका राज अभी के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कुछ महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु तक थे। और ये किला काकतीय डायनेस्टी के पहले राजा गणपति देवा ने 12वीं सेंचुरी में बनवाया था। और 800 साल पहले बनाया हुआ ये किला इतना मजबूत था कि इसने कई इन्वेडर्स का सामना किया, जैसे कि दिल्ली सल्तनत, कुतुबशाही डायनेस्टी और मुगल एम्पायर ने यहाँ पे काफ़ी हमले किए थे। दिल्ली सल्तनत ने इस पर 1310, 1318 और 1323 में हमले किए थे और ये तीनों हमलों में ही वो लोग किले के अंदर घुस नहीं पाए थे और अल्टीमेटली यहाँ के राजा के शांति प्रस्ताव की वजह से ही वो हमले रुक पाए थे, जिनके बदले में यहाँ के राजा को काफ़ी दौलत देनी पड़ी थी और उनकी शर्तें मानी थी। और अंत में 14वीं सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। इतने सारे युद्ध और हमले सहने के बाद आखिरी में इस जगह में बस इनके रिमेन्स ही पड़े हैं। अभी ये फोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन किया जाता है और ये किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में भी है। उस जमाने में इस शिवा टेम्पल के 4 ऑर्नामेंटल गेट्स थे, जिन्हें काकतीय कलातोरणम कहते हैं या वारंगल गेट्स भी। और 4 दिशाओं पे ये चारों गेट अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं। और इन गेट के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को काकतीय डायनेस्टी का सिंबल माना जाता है, जिसे तेलंगाना सरकार के एम्बलम में भी ऐड किया गया है। इस फोर्ट के एक कोने में एक छोटा मंदिर भी बना हुआ है, जो फिलहाल बंद था, लेकिन इसका डिज़ाइन सेम काकतीय स्टाइल में ही है। और यहाँ आप मंदिर के अंदर के नज़ारे देख सकते हैं। और मंदिर के अंदर कुछ पत्थर मिले थे, जिस पे देवी देवताओं की मूर्ति कार्व की गई है। साथ ही यहाँ एक जगह 4 पिलर थे जिसकी छत गायब थी और एक विशाल सिंहासन, जो शायद महाराजा का हो। इस ऐतिहासिक किले को एक्सप्लोर करके फिर हम लोग बाहर की तरफ चल दिए। किले के बाहर आते आते हमें दोपहर के 2:45 हो गए थे। हम लोग अक्टूबर के महीने में यहाँ पे आए थे, फिर भी यहाँ पे काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी, इसलिए बाहर आकर हम लोगों ने लेमनेड ले लिया था। और यहाँ से हम लोग एकशिला पार्क देखने चल दिए, जो कुछ 50 मीटर के डिस्टेंस पे ही है। बाहर काउंटर से टिकट लेके हम लोग अंदर चल दिए। ये बेसिकली एक चिल्ड्रंस पार्क है, जो कुछ 3.5 एकर्स लैंड में फैला हुआ है। और पार्क के अंदर घुसते ही नज़ारे कुछ इस प्रकार थे। इस पार्क के अंदर एक लेक भी बनी है, जिसमें बोटिंग होती है। ज़्यादातर यहाँ पे लोग पिकनिक के तौर पे आते हैं।
और इस हरियाली से भरे पार्क में अपना समय बिताते हैं। और यहाँ पार्क के थोड़े अंदर आते ही आप लोग सामने लेक देख सकते हैं। ये पार्क थोड़ा ग्रेडियंट पे बना हुआ है। हम लोग पार्क में घुसते ही लेफ्ट साइड की तरफ चल दिए और यहाँ पे आप किसी भी इवेंट के फ़ोटोशूट्स भी करा सकते हैं, जिसके अलग अलग चार्जेस हैं। इस पार्क में चिल्ड्रंस के खेलने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बनी है और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप ये जगह अपने ट्रिप प्लान में ज़रूर ऐड करें। और इसी रास्ते में स्ट्रेट चलते हुए हमें काफ़ी बड़ा पर्वत दिखा और इसी के कारण इस पार्क का नाम एकशिला पार्क पड़ा, यानी एक पर्वत। और काकतीय डायनेस्टी के दौरान इस जगह का नाम ओरुगल्लू था, जिसमें ओरु का मतलब है एक और गल्लू का मतलब है पर्वत। और इस पर्वत के ऊपर शिव जी का मंदिर बना है, जो कि 12वीं सेंचुरी में काकतीय डायनेस्टी के दौरान ही बना था। और ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये पर्वत को खोद के बनाई गई हैं। और यहाँ ऊपर से नज़ारे कुछ इस प्रकार दिख रहे थे। ये जगह काफ़ी ऊंचाई पे थी और यहाँ पे काफ़ी हवा भी चल रही थी। यहाँ से हम लोग सबसे पहले मंदिर की तरफ चल दिए और यहाँ शिव जी का मंदिर आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इस मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं था और इसका स्टाइल काकतीय आर्किटेक्चर का ही है। मंदिर देखने के बाद हम लोग उसी के बगल में एक छोटी इमारत सी बनी थी, तो फिर हम लोग उसके अंदर चल दिए और इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी थी जिससे ऊपर जाने का रास्ता था। इस सीढ़ियों के स्टेप्स काफ़ी ऊंचे थे और यहाँ ऊपर पहुँच के नज़ारे कुछ इस प्रकार दिख रहे थे। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे आ रहे थे, हवा की स्पीड काफ़ी महसूस हो रही थी हमें। और यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे थे दोस्तों, वो काफ़ी लाजवाब थे। और यहाँ से लेक काफ़ी सुंदर दिख रही थी, जिसमें बोटिंग भी आप देख सकते हैं। कुछ समय इस एकांत भरे लोकेशन में बिताने के बाद फिर हम लोग बाहर की तरफ चल दिए। पार्क से बाहर आते आते हमें दोपहर के 3:35 हो गए थे और यहाँ से हमारा प्लान खुश महल जाना था, जिसका डिस्टेंस कुछ 300 मीटर है। और वहाँ तक हम लोग बाय वॉक ही चल दिए थे। चलते चलते कुछ 10 मिनट में ही हम लोगों ने यह सफ़र तय कर लिया था। और यहाँ सामने लेफ्ट साइड आप लोग कुश महल देख सकते हैं। कुश महल को 14वीं सेंचुरी में तुगलक डायनेस्टी ने बनवाया था और कहते हैं इसे ऑडिटोरियम के तौर पे यूज़ किया जाता था। ये पूरा महल ग्रेनाइट स्टोन से बनाया गया है और महल के अंदर के नज़ारे कुछ इस प्रकार थे। आगे चल के 16वीं सेंचुरी में इसे कुतुब शाही डायनेस्टी के गवर्नर यूज़ करते थे। इस महल के अंदर कुछ टूटे हुए आइडल्स रखे हुए हैं और महल के दूसरी तरफ बाहर निकलने पे नज़ारे कुछ इस प्रकार दिखते हैं। कुछ 10 मिनट हम लोगों ने ये महल एक्सप्लोर किया था और फिर बाहर की तरफ चल दिए। कुश महल के बाहर आते आते हमें शाम के 3:55 हो गए थे और यहाँ से हमारा नेक्स्ट प्लान वरंगल रेलवे स्टेशन जाना था, जिसका डिस्टेंस कुछ 4 किलोमीटर है। और वहाँ तक जाने के लिए हम लोगों ने ऑटो बात कर लिया था। और यहाँ से गुजरते हुए हमें फोर्ट की दीवारें दिखी थी और अभी जितना भी एरिया हम लोगों ने घूमा था, ये सारा वरंगल फोर्ट के अंदर ही आता है। कह रहे 4 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए शाम के कुछ 4:10 पे हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। वरंगल से हमें हैदराबाद जाना था, जिसका डिस्टेंस कुछ 150 किलोमीटर है। और यहाँ से ट्रेन कैच करके हम लोग हैदराबाद आ गए थे और यहाँ हमारा वरंगल का सफ़र समाप्त हुआ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, ये रहा मेरा ट्रिप का टूर प्लान और ये रहा इस ट्रिप का बजट। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी और सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।